Hello everyone and welcome back to B2 Learning. बच्चा माई सेल्फ नितेश कटारिया योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चा अभी हम फर्स्ट चैप्टर 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नेम था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और उसके दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पुराने दोनों लेक्चर्स को मिला के हमने बेसिक क्या देखा था कि सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट को कैसे डील करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेकंड लेक्चर्स में अपन ने उससे रिलेटेड और कुछ देखा था कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम से सेट को और सेट्स के बीच के रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डन। अब इतना होने के बाद अब हम थर्ड लेक्चर में आए इस चैप्टर के और थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेट्स के बीच में ऑपरेशंस कैसे करें। ऑपरेशंस जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स के बीच में कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हुआ, प्रोडक्ट हुआ, डिवीजन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये सब है नंबर्स के बीच के ऑपरेशन। करेक्ट। इसी तरीके से जब सेट्स की बात करता हूं तो सेट्स के बीच में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनसे अपन नया सेट बनता है। ठीक है, उनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक नया सेट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सारे ऑपरेशंस को वन बाय वन चेक करते हैं डिटेल के अंदर। फर्स्ट सेट अपने पास, फर्स्ट जो सेट्स के बीच का ऑपरेशन है दैट ऑपरेशन इज बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल समझना। लेट सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, दोनों अलग अलग सेट है, कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट बी है। मैंने कहा यार लेट सपोज एक सेट मान लेता हूं ए जिसमें कुछ एलिमेंट कंसीडर करते हैं अपन 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, चार एलिमेंट्स लिए अपन ने 2, 4, 6, 8। ये चारों एलिमेंट क्या है, ये मेंबर्स है सेट ए के। करेक्ट, बढ़िया। अब एक मान लेता हूं मैं सेट बी, क्योंकि दोनों सेट ए और बी के बीच में तो ऑपरेशन करना है, यूनियन ऑपरेशन, तो दोनों सेट लेने जरूरी है। तो एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। अच्छा, इस पे मैं कुछ एलिमेंट्स मान लेता हूं। लेट सपोज मेरे पास है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 ये चार एलिमेंट, ये 5 मेंबर्स सेट बी के। ठीक है, अब मेरे को अगर ए और बी दोनों सेट्स के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले बात तो यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, अगर दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो यूनियन के लिए बेटा अपन ये साइन यूज करते हैं। कुछ यू होता है, मतलब जो यू होता है बस उसी को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, तो अपने पास ऐसा सा एक सिंबल बनता है जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। तो ये तो हो गया सिंबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझना। दो सेट बनाया मैंने और मैंने कहा यार मेरे को ना ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ, है ना। ए यूनियन बी जो एक सेट बनेगा वो सेट कौन सा बनेगा, वो सेट बता दो। तो बेटा ए यूनियन बी जो बनेगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में है, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी में है, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। ठीक है, कैसे, 2 दोनों में सिंगल टाइम लिख दिया, यहां भी था सिंगल टाइम 2 लिख दिया। 4 की बात करें, यहां नहीं था 4 लिख दिया, यहां से 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, यानी कि मैंने क्या करा, ए के सारे एलिमेंट एज इट इज लिख दिए। अच्छा, बी के एलिमेंट्स की बात करो तो 2 ऑलरेडी आ चुका है। 2 के अलावा जो बचे एलिमेंट्स हैं 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इन सबको भी लिख दिया। तो अपने पास जो सेट बन रहा है नया, दिस सेट रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सिंपल। हुआ क्या, ए के सारे एलिमेंट ले लो और बी के सारे एलिमेंट ले लो, दोनों के एलिमेंट का बना के एक नया ग्रुप बनाया। लेकिन मुझे पता है सेट क्या बोलता है, सेट में कभी भी कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो अगर मैं ए और बी के सारे एलिमेंट ले लेता तो 2 रिपीट हो जाता, जबकि मेरे पास सेट की डेफिनेशन पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो जो रिपीट हो रहा है उसे सिंगल टाइम लिख दो। समझ आया, दिस इज ऑल अबाउट यूनियन। अब ये 2 सेट के बीच करो, 3 सेट के बीच करो, 5 सेट के बीच करो, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होना है। मैं एक बार डेफिनेशन पे देखता हूं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। चाहे ए में हो चाहे बी में हो, दोनों को मिला के मैंने एक सेट बनाया, उस सेट को बोलेंगे दोनों सेट का यूनियन। वेन डायग्राम से समझना और इजीली और आसानी से समझ आएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रहा हूं यार ये मेरे पास तो यूनिवर्सल सेट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को अपन इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये अपन ने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट बना दिया, उसके बाद क्या करना है, अंदर अपने को सेट बनाना है। मैंने कहा ये मेरे पास ना सेट ए है और एक अपने पास ये सेट बी है, ठीक है। दो सेट हो गए, दिस सेट इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये होल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ये अपने पास हो गया यूनिवर्सल सेट। अगर मैंने कहा कि ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करना है, उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो सारा पोर्शन ए का सारा पोर्शन और बी का सारा पोर्शन, यही तो आएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन था वो सिंगल टाइम आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ये कॉमन पोर्शन सिंगल टाइम आएगा, बस ये अपने को ध्यान रखना है। दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो से ज्यादा सेट हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। वेन डायग्राम से समझाते हैं। पहले ये अपन ने बोला कि सबसे पहले तो ये बना दो सर यूनिवर्सल सेट, बना दिया। अब यहां पे मैंने एक बनाया सेट ए, एक बनाया सेट बी, एक बनाया सेट सी, ठीक है, तीन अलग अलग सेट बना दिए। अब मेरे को अगर रिप्रेजेंट करना है, लेट सपोज आई हैव टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, जहां पे ये ए था, ये बी था और ये सी था। अगर अब ए यूनियन बी यूनियन सी बनाना है तो क्या बनेगा, सारा कॉमन पोर्शन, मतलब वो सारे एलिमेंट्स, एक सेट वो जो सारे एलिमेंट्स कंटेन करे, जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, मतलब तीनों में से किसी भी एक में वो चलेगा। तो ऑल द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are either in A or in B or in C, यानी कि सिंपली ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हुआ वेन डायग्राम। अच्छा, अगर इसी तरह अपने को नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल्स देख समझता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। एक और सेट अपने पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 13। एक और सेट सी अपने पास जिसमें एलिमेंट्स है 3 6 9 12। देन सेट ए आ गया, सेट बी आ गया, सेट सी आ गया। अभी अपने को बोला गया क्या ना, तीनों का यूनियन बता दो, यानी कि अपने को बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीनों का यूनियन बताना है, क्या करेंगे, एक सेट बना दो जो क्या कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है जो या तो ए में हो या बी में हो या सी में, तीनों में से किसी भी एक में हो, या नहीं मैं बोलूंगा ए में भी हो, ए में हो, बी में हो, सी में, किसी भी एक में भी हो ना तो चलेगा, तो उसको अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर तीनों में हो तो भी चलेगा, दो में हो तो भी चलेगा, एक में हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से एलिमेंट लिए, 1, ओके। देन अपने पास आया 2, यहां से भी गया और था नीचे, ओके। देन अपने पास 3 सिंगल टाइम, देन अपने पास 5, देन अपने पास 6, देन अपने पास 7, तो सिंगल टाइम 7 आना है, 7 अपन ने लिख दिया, ओके। 7 के बाद अपने पास आ रहा है 9 के बाद अपने पास आ रहा है 11, देन 11 के बाद अपने पास 12, 11 गया, 11 के बाद 12 आ रहा है और लास्ट में अपने पास 13 आ रहा है, और इन सबका बना दिया एक सेट। तो दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज यूनियन ऑफ ए बी एंड सी, दैट्स इट। समझ आया, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसी के अंदर अगर अपने पास दो ऐसे सेट होते जो बिल्कुल दूर दूर है, उनका यूनियन करना हो तो भी कर सकते हैं। कैसे, लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को ना एक तो ये सेट, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट हुआ, यूनिवर्सल में एक सेट दे रखा है ए इस तरह से, एक सेट दे रखा है बी इस तरीके से, ठीक है। अभी अगर मेरे को इनका यूनियन बनाना है तो इनका यूनियन कैसे बनेगा बेटा, ए यूनियन भी हो जाएगा, ये सारा पोर्शन और ये सारा पोर्शन, दोनों में अलग अलग है तो अलग अलग को काउंट कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। यानी कि एग्जांपल में लेता हूं कि ए मेरे पास सेट है जिसमें 1 3 एंड 5, एक सेट मैंने बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 एंड 6। अभी अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन कुछ नहीं तो सारे आने ही है। ए के सारे एलिमेंट 1 3 5, बी के सारे एलिमेंट 2 4 एंड 6, ये अपने पास बन गया, दैट्स इट। अभी 3 की जगह अपने पास 2 एलिमेंट हो, 2 सेट हो, 3 सेट हो, 5 सेट हो, सिंपल यूनियन मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट अपन इस तरह से फॉर्म कर दिया, जो रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम लिख दिया। तो ए यूनियन बी मींस एलिमेंट सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच आर ईदर इन ए और इन बी, दैट्स इट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बच्चा इसके लिए एक फॉर्मूला और समझ लो। लेट सपोज मैं कह रहा हूं, समझना, ठीक है, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लेट सपोज मेरे पास कोई भी 2 सेट दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, ठीक है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं,
ठीक है, ए यूनियन बी की बात करो। अच्छा एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को बाद में देखते हैं, पहले एक बार ना इंटरसेक्शन और समझ लेते हैं ताकि वो हेल्प हो जाएगा। इंटरसेक्शन समझने के बाद इसको करेंगे, ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं, उससे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन यूनियन की। अच्छा अगर अपन ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है ना। कॉमन पोजीशन लेना है, ए से बी कर लो, बी से ए कर लो, बात एक ही है। तो यूनियन जो करना ऑपरेशन, उसमें आप ए यूनियन बी करो, बी यूनियन करो, एक बात। नेक्स्ट अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगेन सेम बात हो रहा है। पहले आप ए और बी का यूनियन कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको सी के साथ यूनियन करो, रिजल्ट विल बी सेम एज अगर आपने बी और सी का यूनियन किया और उसके रिजल्ट को सी के साथ यूनियन करा दिया, बात आ रही है ए की। अच्छा ए यूनियन फाइव, ये कौन सा सेट है, ये अपने को याद है, अपन ने सबसे पहले जब काइंड ऑफ सेट पढ़ा था तो पहला सेट पढ़ा था एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था फाइव से, ये वही फाइव है। तो अगर ए और फाइव का किसी भी सेट का अगर फाइव के साथ यूनियन कराओगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, इसका फाइव के साथ यूनियन कराओ, अगर इसमें फाइव जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेट विल बी एज इट इज, जो ए था वो ए का ए रहा, तो आंसर इज ए ओनली। अच्छा अगर अपन ए का सेट ए का यूनियन ए के साथ ही करा दो, अगर सेम सेट का यूनियन सेम सेट के साथ कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वही तो सेट आएगा, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना कुछ डिक्रीज हो रहा है, सेम एज इट इज रह रहा है, तो सेट विल बी एज इट इज। तो ए यूनियन कोई भी सेट अगर है उसी का सेम सेट के साथ उसी सेट के साथ यूनियन कराओगे, रिजल्ट विल बी दैट सेट ओनली। बढ़िया। यूनिवर्सल का अगर ए के साथ यूनियन करा दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अब समझना बेटा। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहां पे मैंने एक सेट बनाया ए, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या कि इन दोनों का यूनियन। अगर दोनों का यूनियन करोगे बेटा तो ये सारा जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में से किसी भी एक में हो, अच्छा किसी भी एक में मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, मतलब ये सारा ही तो चलेगा, और सारा ही चलेगा मतलब रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल की इक्वल आएगा। तो अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन कराओगे किसी भी सेट के साथ तो रिजल्ट विल बी यूनिवर्सल ओनली। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो अपने को आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कैसे, मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं। ओके लेट सपोज इफ आई एम सेइंग कि A जो है वो B का सबसेट है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज सबसेट ऑफ B then A यूनियन B विल बी इक्वल टू B ओनली। जैसा यहां वर्क किया था वैसा का वैसा वहां हो जाएगा। रीजन कैसे, वेन डायग्राम से समझना ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में बनाया सेट A। अच्छा सबसेट के टाइम में मैंने पढ़ा था कि अगर मेरे को दे रखा है A B का सबसेट है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि A जो है वो B के अंदर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में भी है और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो सेट ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा A जो है वो B का सबसेट है तो उस केस में मैंने वेन डायग्राम बनाया ये। अच्छा अगर ऐसा बना दिया, अभी मैं बात करूं दैट A यूनियन B, अगर A यूनियन B की बात करेंगे बेटा तो कौन सा पोर्शन आएगा, वो सारा पोर्शन जो दोनों में से किसी भी एक में है, मतलब ये सारा पोर्शन, यानी कि सिंपली मैं बोलूं तो किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है। तो अगर किसी सेट का उसके सुपर सेट के साथ यूनियन कराओगे तो रिजल्ट विल बी सुपर सेट, जैसा यहां वर्क किया था कि किसी सेट का उसके सुपर सेट के साथ यूनियन कराओगे तो रिजल्ट विल बी सुपर सेट, ठीक है। अगर मेरे पास है कि यार A तो B का सबसेट है, राइट, और B जो है वो सबसेट है C का और C जो है वो सबसेट है D का। अभी अगर मैं A यूनियन B यूनियन C यूनियन D कराऊंगा तो रिजल्ट विल बी सुपर सेट, है ना, सुपर सेट, बॉस ऑफ ऑल द सेट्स, बॉस ऑफ ऑल द सेट। यहां पे कौन है, वैसे यूनिवर्सल था तब यूनिवर्सल आ जाता, यहां D दे रखा है तो D क्या हो जाएगा, D आ जाएगा अपने पास इन सब का यूनियन का रिजल्ट, दैट इज A यूनियन B यूनियन C यूनियन D विल बी D। क्यों? क्योंकि D C का सुपर सेट है, C B का सुपर सेट है, B A का सुपर सेट है, तो D का फाइनली सबका सुपर सेट बन गया। बात समझ आई? बढ़िया। तो अपने को ये चीजें बेसिक क्लियर होना चाहिए और इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन इस तरह से कर लिए, ठीक है। ओके बच्चा, अब इतना समझ आ गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जिस सेट की मैं बोल रहा था कि यार इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में वो वाली प्रॉपर्टी देखेंगे अपन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है समझना, वेन डायग्राम से समझाता हूं, इजीली समझ आएगा, फिर क्वेश्चन पे और लैंग्वेज पे और डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज इफ आई एम सेइंग
सबसे पहले तो बना दो यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट बन गया तो मैंने बना दो, सबसे पहले दो ही सेट की बात करता हूं, एक सेट ए बनाया मैंने, एक सेट अपन ने बी बनाया। अब मैं बात करता हूं इनके इंटरसेक्शन के। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझना, वो सारे एलिमेंट्स ए और बी का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है और जो बी में भी है, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन, वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। अभी देखोगे तो कौन सा पोर्शन है दोनों में कॉमन, ये पोर्शन, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं वो ए में भी आ रही है, दिख रहा है मेरे को क्लियर, और बी में भी आ रहा है, वो भी क्लियर दिख रहा है। तो वो सारी वैल्यूज जो ए और बी दोनों में लाए करे, दोनों में एग्जिस्ट करे, वो क्या हो जाता है, दैट फॉर्म द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। समझ आ गया? तो यूनियन का मतलब क्या था, दोनों में से किसी भी एक में हो तो चलेगा। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, नहीं भाई दोनों में से किसी एक में तो नहीं चलेगा, दोनों में ही होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक में नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, तो दोनों के साथ होना चाहिए, वरना काम नहीं चल पाएगा। समझ आया? तो जैसे वेन डायग्राम से समझ आ रहा है। अच्छा, मैं इनका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल मैंने बोला कि लेट सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है कुछ 2 3 5 7 11 13, डन। अच्छा, एक दूसरा सेट अपने पास बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 11 14, डन। अगर मैं अभी ए और बी का इंटरसेक्शन, बेटा साइन समझ लेना, इंटरसेक्शन का साइन ना जस्ट यूनिवर्सल का अपोजिट साइन होता है, यूनियन का अपोजिट साइन। यूनियन का साइन अपन ने ऐसा कुछ देखा था, इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो साइन ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, इसी को उल्टा कर दिया। तो अगर मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। कोई एलिमेंट है, हाँ भाई, एक तो 2 है जो दोनों में दिख रहा है, तो एक तो आ जाएगा 2, 3 दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 11 है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो 11 आ जाएगा इनके इंटरसेक्शन में भी। अभी पॉइंट समझ आया? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन पोर्शन। यहाँ पे 2 था जो दोनों में था, 11 था जो दोनों में था, तो दोनों को अपन ने बनाकर एक सेट बनाया और उस नई सेट को बोला कि यार ये जो है ये रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, करेक्ट। और वेन डायग्राम से भी समझ आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर अपने पास 2 की जगह लेट सपोज अपने पास 3 एलिमेंट हो, 3 सेट होते, तब क्या करते? तब भी वैसा सही लॉजिक है, क्या ही करना है। आपकी बार 3 की बात हो रही है तो तीनों का कॉमन पोर्शन चेक कर लो। तीनों का कॉमन पोर्शन कैसे? लेट सपोज मैंने बोला सेट ए, सेट बी, सेट सी बनाया, तीनों सेट अपने बना दिए। इसको बोल देते हैं ए, इसे बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं सी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, समझना मैं अलग अलग पेन से अलग अलग बात कर रहा हूं। लेट सपोज मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो कौन सा पोर्शन आएगा? ये पोर्शन आएगा, ठीक है। जो येलो कलर से बनाया उसे मैंने येलो कलर से मार्क करा, ये रिप्रेजेंट करा ए इंटरसेक्शन बी को, डन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मैंने बोला यार ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करूंगा, गड़बड़ कर दिया ना यहां पे, अरे यार कट लगाए, वो सर कट लगेगा छोटा सा, इधर वापस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है बेटा? ए और बी और दोनों का कॉमन पोर्शन, मतलब ये पोर्शन अपने पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं अब नई कलर से बोलता हूं ताकि अपने को दिक्कत ना हो, अगर बोलता हूं ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का कॉमन पोर्शन, और वो कौन सा पोर्शन आ रहा है? वो आ रहा है ये पोर्शन, डन। अच्छा, लास्ट अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज मैंने बोला कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात करें मतलब बी और सी का कॉमन पोर्शन, मतलब ये सारा पोर्शन, करेक्ट। तो अब तीनों का सेपरेट सेपरेट चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का, सी और ए का, तब तो क्लियरली अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अगर अब मेरे को ए बी और सी तीनों का कॉमन पोर्शन चाहिए, यानी कि इफ आई नीड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कौन सा पोर्शन कॉमन है? जो तीनों कलर से फिल्ड था, मतलब कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। यहीं पे अगर मेरे पास एक और सेट होता 4, तो वो सब पहन गया भाई, चलो वापस है। अगर 3 की जगह 4 होते तो सबका कॉमन पॉइंट, 5 होता तो सबका कॉमन पॉइंट, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो जिन सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करें सब में लाई कर रहे हैं, तो उनको अपन कंसीडर करेंगे भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैंने कहा यार ए जो एक सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे
3 के मल्टीपल्स को, 3 के मल्टीपल्स को मतलब 3, 6, 9, 12, 15 और ये ना चलता जा रहा है, कुछ इनफाइनाइट सेट है, बट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है सारे 3 के मल्टीपल्स को। देन बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूं एक और सेट मेरे पास भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे 6 के मल्टीपल्स को, मतलब उसमें आ रहा है 6, 12, 18, 24 और अगेन ये चलता जा रहा है क्योंकि ये भी इनफाइनाइट सेट है। बढ़िया। अच्छा, एक और सेट मेरे पास सी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे 9 के मल्टीपल्स को, यानी कि 9, 18, 27, 37, 36 एंड अगेन टिल इनफाइनाइट। बढ़िया। और लास्ट अपने पास एक सेट दे रखा है डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? जो रिप्रेजेंट कर रहा है 18 के मल्टीपल्स को, यानी कि 18, 36, 54 एंड अगेन सो ऑन टिल लास्ट, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब मेरे पास है सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी डी। ठीक है, अब मैं अलग अलग बात करता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि यार अपने को ना ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो 3 के सारे मल्टीपल्स और 6 के सारे मल्टीपल्स, दोनों में से कॉमन कौन सा पोर्शन होगा? जो दोनों के एलसीएम के मल्टीपल्स हो, वो सारे नंबर्स हैं जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, तभी तो ए और बी दोनों सेट मिलाए करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स हैं? दोनों के एलसीएम के डिविजिबल्स, और एलसीएम कौन सा है 3 और 6 का? 6। तो आंसर इज, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर? एक आ रहा 6, एक आ रहा 12, एक आ रहा 18 और ये चलता जाएगा, यानी कि एज इट इज सेट बी आ रहा। रीजन बिकॉज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, सॉरी यहां गलत बच गया, ए बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट वाला मैं बात करूंगा अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, अब ए और सी में सारा कॉमन, अब ये सारे 3 के मल्टीपल्स, ये सारे 9 के मल्टीपल्स, अब मुझे पता है कि इसमें सारे 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अच्छा, जो नंबर 3 से 9 से मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, क्या वो 3 का भी मल्टीपल होगा? 100% होगा। अगर 9 के सारे मल्टीपल 3 के मल्टीपल होने, मतलब जो 9 के मल्टीपल्स में नंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, 9, 18, 26, 36, वो सब यहां आने ही आने, 100% आने। इसका मतलब मैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो कौन सा सेट आ जाएगा? जो दोनों में कॉमन पोर्शन हो। कॉमन कौन सा है? 9, 18, फिर 27, 36, यानी कि एज इट इज 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन एंड इट विल कीप गोइंग ऑन। समझ आ गया? अच्छा, लास्ट अगर मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी। ठीक है, यानी कि चारों का कॉमन पोर्शन, तो वो सारे नंबर्स जो सब में आते हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9 एंड 18। तो ऐसे में क्या करो बेटा, सीधा सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम ही वो सारे नंबर्स हैं जो सब में आते हैं, जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो 3, 6, 9, 18 का एलसीएम इज 18, तो आंसर विल बी 18, 36, 54 एंड कीप ऑन। समझ आ गया? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर सेट्स। अब कितने भी सेट्स हो, 2 सेट हो, 3 सेट हो, 5 सेट हो, 10 सेट हो, इंटरसेक्शन करना है, इजी सा तरीका। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो जैसे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, सेम गोज विद इंटरसेक्शन आल्सो। तो आप ए का बी से इंटरसेक्शन करो या बी का ए से इंटरसेक्शन करो, बात तो सेम ही है। आप एक ही बात को 2 अलग अलग तरीके से बोल रहे हो तो रिजल्ट तो सेम ही आना। आ गया सेम। ठीक है, अच्छा, सेम चीज यहां पे आ गया अपने पास कि ए का बी से इंटरसेक्शन करो, रिजल्ट को सी से इंटरसेक्शन करो, यहां पे जैसा हो रहा है, या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन करके उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसे ए से इंटरसेक्शन करो, रिजल्ट विल बी सेम। दोनों ही कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों ही। अगर लेट सपोज मेरे पास ये दे रखे हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, एक और मैं सेट बनाता हूं, अगेन सेम वही 3 सेट ए, बी एंड सी दे रखे हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो लिखते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, सेम ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। ए इंटरसेक्शन बी मतलब बेटा ये पोर्शन, और इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। सी के साथ मतलब ये पूरे के साथ। तो सी में और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन कॉमन है? बस यही तो पोर्शन कॉमन है, तो बस यही तो अपने पास आएगा, रिजल्ट आएगा। अच्छा, वहां चेक करते हैं। उसने बोला ए का इंटरसेक्शन करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन ये पोर्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ। ए के साथ मतलब इस पूरे में और इस छोटे पार्ट में कौन सा पार्ट कॉमन है? बस यही तो पार्ट है जो कॉमन है, और यही तो इसके साथ आ रहा था। इसका मतलब दोनों क्या है? दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
क्लियर, बढ़िया। थर्ड, अगर अपन फाई का इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ, किसका, फाई का इंटरसेक्शन किया ए के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा फाई खाली एम्प्टी सेट। रीजन इज बच्चा, आपने क्या देखना है, सारे कॉमन, ये सेट किसका जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है ए में जो भी एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 17 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ए में कुछ एलिमेंट्स है। बी यहां पर क्या है, मतलब अगर मैं इस सेट की बात करूं तो ये कौन सा सेट है, ये फाई सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, कुछ है ही नहीं। तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा, वही कुछ नहीं। यानी कि मैंने क्या बोला था, फाई क्या होता है, हवा, खाली, कुछ नहीं, ठीक। तो अगर मैं हवा का इंटरसेक्शन करूंगा एक के साथ तो हवा ही तो आएगी, कुछ कॉमन पोर्शन है ही नहीं, खाली, एकदम खाली। तो आजा रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, फाई, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं, सेम सेट का खुद ही के साथ, अगर सेट ए का इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, भाई ए और ए में क्या कॉमन है, कुछ भी, क्या, पूरा सब कुछ कॉमन है। और क्या सब कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बढ़िया। आगे, ए का इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी के साथ, तो बच्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन, सेम गोज विद दिस, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो क्या किया अपने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, समझ आया। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दोनों का अपोजिट, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहां पे इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ओवर यूनियन, यहां पे यूनियन का कर रहे हैं ओवर इंटरसेक्शन, तो आएगा क्या रिजल्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। यानी कि यूनियन को तो कर दिया, पहले ए और बी का यूनियन किया, रिजल्ट जो आ रहा है उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए और यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और यहां पे आया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, बढ़िया, कोई डाउट नहीं। चलो, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने पढ़ ली। अच्छा, सबसेट वाली में क्या प्रॉपर्टी बोल रहा था, एक बार उसे भी समझ लो। सबसेट वाली क्या प्रॉपर्टी बोली बेटा, ध्यान से समझना, ठीक। अगर मैंने कहा, पहले यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में इसकी बात करता हूं, ठीक है। मैंने कहा एक सेट ए है जो सबसेट था सेट बी का, ठीक है। इनका जो अपन ने यूनियन किया था ए यूनियन बी का, तो अपन ने क्या चेक किया था, पहले अभी थोड़ी देर पहले तो किया है, तो अपने क्या देखा था कि जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो अपने पास आ रहा है बी सुपर सेट, और इसका वेन डायग्राम के थ्रू भी अपन ने समझा था कि ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, इसका सुपर सेट बी है। अगर अपन ए यूनियन बी की बात करेंगे तो एज इट इज सुपर सेट आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, अगेन सेम चीज मैंने कहा, ए जो है वो सबसेट है बी का, अभी तक सेम है, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं बी के साथ, यूनियन की जगह क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो अभी वेन डायग्राम से समझना, ठीक है। मैंने कहा ये तो अपने पास यूनिवर्सल सेट, यहां पर ए, और ए का सुपर सेट आ गया अपने पास बी, आया, ठीक। अब करना है दोनों का इंटरसेक्शन। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या पोर्शन निकल के आएगा, वो सारा पोर्शन जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों का कॉमन पोर्शन ही तो लेना है, बिल्कुल लेना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए और बी के बीच में कॉमन पोर्शन कौन सा है, यही तो कॉमन पोर्शन है, बस यही तो कॉमन पोर्शन है। तो रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, ठीक। तो अगर मेरे को दे रखा है कि ए बी का सबसेट है, उनका यूनियन फाइंड करना है तो रिजल्ट आता है सुपर सेट यानी कि बी। इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो रिजल्ट आता है सबसेट यानी कि ए। और ये चीज ना ज्यादा सेट हो तो भी चलेगा, जैसा अपने पास पहले एग्जांपल था, अगर मेरे को दे रखा है ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, और अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन सब का सबसेट, जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, ए ही तो है, ए बी के अंदर भी है, बी सी के अंदर, सी डी के अंदर, इसका मतलब ए सब के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। और इसे अपन वेन डायग्राम के थ्रू भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझे, समझो जरा। मैंने कहा ये वेन डायग्राम, यहाँ पे ए के अंदर आ गया बी, मतलब ए बी के अंदर आया, क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अच्छा, बी किसके अंदर आया, बी सी के अंदर आया, क्योंकि बी सी का सबसेट है। और सी किसके अंदर आया, डी, क्योंकि डी सी डी का सबसेट है। चारों में कॉमन पोर्शन, वो सारा एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, कौन से एलिमेंट है भाई, यही तो है एलिमेंट जो सब में कॉमन है। क्या आ गया, सेट ए आ गया। तो जैसे अपने पास पहले वाला एग्जांपल था बेटा,
ये वाला एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या करा था, इनका ए बी सी डी इनका इंटरसेक्शन निकालना था। अगर आप ध्यान से देखो तो डी इसका सबसेट है, बड़ी छोटी वैल्यूज को मत देखना, सबसेट देखना, 18, 36, 54 ये सब इसके अंदर है, और सी में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी है, मतलब सी डी का सुपरसेट है, फिर बी सी का सुपरसेट है, ए बी का सुपरसेट है, मतलब ए सबका सुपरसेट है। तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करता तो रिजल्ट आता सबका सुपरसेट यानी कि ए। ठीक, अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो आ रहा है सबका सबसेट, जो सबसे छोटा सेट था दैट इज डी, तो रिजल्ट अपने पास आ गया ये, और वो एक्चुअल में डी ही है। समझ आ गया? तो सबसेट सुपरसेट के केस में ध्यान रखना इंटरसेक्शन में क्या आता है और यूनियन में क्या आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज, अपने पास इंटरसेक्शन की निकल के आ गई है, आ गई है। ठीक है, अब एक चीज और करेंगे, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट डेफिनेशन क्लियर लिख रही है, आपको देख के समझ आएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट A and B are two sets such that their intersection, that is A intersection B is equal to phi A, then the A and B are called disjoint set। ठीक है, वेन डायग्राम समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो अपने पास है यूनिवर्सल सेट आ गया। अच्छा, ये मैंने बनाया सेट A और ये मैंने बनाया सेट B। अगर मैं A और B की बात करूं तो यहां पे A और B कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब भाई जो दोनों अलग अलग सेट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों एकदम अलग अलग सेट है तो उनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो उनको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। समझ आ गया? और डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इंटरसेक्शन, यानी कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं, है ना, मेरे को ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, कॉमन पोर्शन कुछ है ही नहीं, कॉमन पोर्शन कुछ नहीं है, तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा इस केस के अंदर तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा, फाई आएगा। तो जब भी मेरे पास सिंपल बोल सकता हूं कि दो सेट ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन करने पे जीरो आ रहा है क्योंकि दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो उन दोनों सेट्स को अपन क्या बोलते हैं, उन दोनों सेट्स को बोलते हैं अपन डिसजॉइंट सेट। समझ आ गया? एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा एक सेट ए है जो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक, मेरे पास एक सेट बी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे ऑड नंबर्स को, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों सेट की बात करूं, सेट ए की, सेट बी की, तो क्लियरली दिख रहा है दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं और ना ही हो सकता है। रीजन इज ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स से कुछ कॉमन नहीं है। तो इस केस में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो कितना आएगा, फाई आएगा, नल आएगा, कुछ कॉमन नहीं है। तो जब भी ऐसा हो गया इसका मतलब ए एंड बी कौन से सेट्स हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट सेट, पॉइंट खत्म। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब डिसजॉइंट समझ आ गया, अब आगे मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है ये भी समझना, बहुत आसानी से समझ आएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द ऑर्डर इन विच द सेट ऑफ द एलिमेंट्स which belongs to A but not B, A से बिलोंग करते, B से बिलोंग नहीं करते। डेफिनेशन सुनने में शायद थोड़ी आड़ी टेढ़ी लगे, लेकिन वेन डायग्राम समझोगे एक बार में क्लिक करेगा। कैसे क्लिक करेगा? मैंने कहा यार ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, बनाया। अच्छा, यहां पे है अपने पास सेट A और यहां पे अपने पास है सेट B। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने A माइनस B की बात कर रहा हूं, मतलब डिफरेंस ऑफ A एंड B, मतलब किस तरीके से, A माइनस B। ठीक है, अच्छा, A माइनस B की बात कर रहा हूं, मतलब all the elements of A which are not in B, all the elements of A which are not in B, मतलब A में होने चाहिए बट B वाले वही सेम एलिमेंट B में ना हो ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सारे एलिमेंट है जो A के, सारे एलिमेंट है जो A के, लेकिन इसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो B में है, तो यही तो पोर्शन बचा। अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो पोर्शन है, ये वो पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो A में तो है बट B में नहीं है। तो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है A माइनस B को। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगेन मैंने वेन डायग्राम बनाना चाहूं, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट, ये अपने पास सेट A आ गया, ये अपने पास सेट B आ गया, सेट A सेट B यूनिवर्सल सेट। अगर मैं अभी B माइनस A की बात करूं तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा बेटा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट इन A। अब B में होने चाहिए बट आपके पास A में नहीं चाहिए। अगर B होने चाहिए, A में नहीं चाहिए, मतलब यही तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये B के अंदर तो है बट A में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन पोर्शन हटा दिया। तो जब भी मैं इस तरह से बात करूं, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। इट कैन बी A माइनस B और B माइनस A। A माइनस B A के एलिमेंट जो B में ना हो, B माइनस A B के एलिमेंट जो A में ना हो। समझ आया?
बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज इसको मैं एग्जांपल से समझता हूं। सेट ए बनाया अपन ने जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। सेट बी अपन ने बनाया जिसमें एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। ए और बी दो सेट्स अपन ने बनाया। अब यहां से मैं दो चीजें फाइंड करता हूं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा भाई ए माइनस बी, यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ए के वो सारे एलिमेंट 2 बी में नहीं है तो 2 का अपन ने कंसीडर कर लिया। 2 के बाद 4 बी में था, 4 को छोड़ दिया। 6 सी बी में नहीं है, रख लिया। 8 छोड़ दिया, 10 रख लिया, 12 छोड़ दिया क्योंकि 12 बी के अंदर था। तो ये जो अपने पास सेट बन रहा है 2, 6 एंड 10 का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ए माइनस बी। क्यों? अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अगर इसी तरीके से अपने को बी माइनस ए फाइंड करना होता तो बी माइनस ए क्या फाइंड करते हैं? अब की बार बी के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। जैसे मैं 4 की बात करूं, ए के अंदर है, छोड़ दो। 8 है, छोड़ दो। 12 है, छोड़ दो। 20 नहीं है, रख लो। 16 नहीं है, रख लो। 24 नहीं है, रख लो। तो आंसर आ रहा 16, 20 एंड 24। 16, 20 and 24, these three elements represents B minus A. समझ आया? This is difference of sets. A minus B, B minus A. Even इसको मैं सिंपली क्या एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने कहा ये मेरे पास था सेट यूनिवर्सल, इसमें है सेट ए, इसमें है सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अभी मैं बात कर रहा हूं ए माइनस बी की। मुझे पता चला ए माइनस बी ना ये सारा पोर्शन है, बिल्कुल है, ठीक। क्या मैं इसे लिख सकता हूं दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी बेटा अगर मैं येलो पार्क से मार्क करूं तो ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक। अगर मैं ए में से, कंप्लीट ए में से मतलब इस पूरे ए में से जो भी अपने पास था, लेट्स सपोज मैंने ग्रीन पोर्शन की बात करता हूं, ये ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। इस कंप्लीट ए में से, इस ग्रीन पोर्शन में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि येलो वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अपने पास कौन सा पोर्शन निकल के आएगा? तो अपने पास व्हाइट वाला पोर्शन ही तो निकल के आएगा, यही तो पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। दिस इज अगेन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। निकालना कैसे है, वेन डायग्राम क्या बोलता है, एग्जांपल कैसे है, ये अपने को आ गया समझ। बढ़िया, ओके बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अब ना डिफरेंस जब अपन बात कर चुके हैं कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, अब अपन बात करेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब होगा, अब डायरेक्टली समझो, ठीक है। तो पहले तो मैं बताता हूं साइमेट्रिक डिफरेंस को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ए और बी दो सेट्स के साइमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है तो बेटा इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्राइंगल जैसे शेप बनाते हैं, इट रिप्रेजेंट साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ये तो अपने को पता ही है। इसका बेटा यूनियन कर दो बी माइनस ए का, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी किया, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए किया, ठीक है। और दोनों का यूनियन कर दिया, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस रिप्रेजेंट, इसका जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आता है? वो आता है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ आया? वेन डायग्राम से और क्लियर आइडिया लग जाएगा। मैंने कहा वेन डायग्राम बनाते हैं पहले, तो ये सबसे पहले अपन ने बनाया भाई, ये तो अपने पास है यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में दो अपने पास सेट है जिसमें से एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों अपन ने फॉर्म कर दिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, मैं बात कर रहा हूं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो बेटा साइमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा अपन ने? ए माइनस बी हो गया ये सारा पोर्शन, डन। अच्छा नेक्स्ट अपन ने बात करा बी माइनस ए, बी माइनस हो गया ये वाला पोर्शन। और ये कैसे आया था? अभी अपन ने पढ़ा है जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे यही देखा था, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी कि ये बी माइनस से मतलब बी के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब कि ये। समझ आया? अब इन दोनों का साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब, साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब इन दोनों का यूनियन, मतलब ये सारा पोर्शन एंड ये सारा पोर्शन। तो ये कंप्लीट यूनियन तो दोनों का आ जाएगा। तो मतलब ये जो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन अपने पास है, ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन एक कंबाइनली रिप्रेजेंट कर रहा है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बस इतना सा समझ आ गया? बढ़िया। अच्छा इसको
क्या मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं? अब समझना, मैंने कहा कि यार जो साइमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का था, यानी कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू, पहले मैंने कर दिया ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा तो कौन सा पोर्शन आएगा, समझना। एक और वेन डायग्राम बनाता हूं बगल में और उससे आप समझने की कोशिश करना। अगर ए, ये अपन ने बनाया यूनिवर्सल सेट, यहां पे अपन ने बनाया सेट ए, ये सेट अपन ने बनाया सेट बी, और अब इनकी बात करते हैं अपन सेट ए सेट बी। ठीक है, मैं काम करता हूं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ए यूनियन बी किया मतलब कौन सा पोर्शन आ गया? ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन और ये सारा पोर्शन, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में तो अपने को सिर्फ ये दोनों पोर्शन चाहिए, बीच वाला पोर्शन चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं तो मैं काम कर दूं, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसमें से वो सारा वैल्यू ए और बी, इसका सब्ट्रैक्शन का मतलब पता है, ये डिफरेंस वाला जो पढ़ा था अपन ने कि ऑल द एलिमेंट्स जो इसके अंदर हो बट इसमें नहीं हो, यानी कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट हटा दूं, बचेगा क्या? ये दोनों पोर्शन, यानी कि बेसिकली बचेगा ये पोर्शन और बचेगा ये पोर्शन, और इनको कंबाइनली बोलेंगे अपन ये कुछ। समझ आया? तो मैं सिंपल ये भी बोल सकता हूं कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों ही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैंने वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप, आई गेस ये क्लियरली एकदम क्लियर है आप लोगों को। बढ़िया, इसका एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट सपोज इफ आई एम सेइंग कि ए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है कुछ 1 3 5 7 9 11, 3 डन। बढ़िया, अच्छा, एक सेट अपने पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 7 11 14 17, डन। ओके, अभी मेरे को फाइंड करना है कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बताओ। अगर साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी की बात करें बेटा तो क्या बनेगा, समझो खुद से। तो अपने पास बनेगा सबसे पहले a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही था। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो पहले निकाल लो a माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, इसका मैं सेट्स बनाता हूं, यानी कि सारे एलिमेंट a के जो b में नहीं है, पहले 1 ले लो, 3 है छोड़ दो, 5 ले लो, 7 है छोड़ दो, 9 ले लो, 11 है छोड़ दो, तो ये अपने पास आ गया a माइनस बी। इसका कर दो बेटा यूनियन किसके साथ? b माइनस ए। b माइनस ए मतलब वो सारे एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है, b में है बट a में नहीं है, मतलब 3 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, बचा क्या? 14 एंड 17, और इन दोनों का अपन ने करा यूनियन, तो फाइनल अपने पास आ रहा है 1 5 9 14 17, दैट्स इट। दिस रिप्रेजेंट्स साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, पीछे वेन डायग्राम से भी समझ आ गया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट से कर दोगे, और जल्दी करना है तो सीधे सीधे वो एलिमेंट्स ले लो जो दोनों में से किसी एक में। मैं सीधे ले सकता हूं 1 यहां है, यहां नहीं है तो 1 को ले लो, 3 दोनों में छोड़ दो, 5 इसमें है ले लो, किसी एक में सिर्फ ले लो, 7 दोनों में छोड़ दो, 11 दोनों में छोड़ दो, 9 एक में था लिया, 14 17 एक में था लिया। यानी कि अगर अपने पास क्वेश्चन आया तो हर बार तो इतना नहीं करना कि a माइनस बी फाइंड करा, फिर b माइनस ए फाइंड किया, फिर दोनों का यूनियन किया, छोड़ दो। सीधे क्या करो, आप वो सारे एलिमेंट ले लो जो दोनों में से किसी एक में, दोनों में नहीं होने चाहिए, दोनों में से किसी एक में, दूसरे में नहीं है। तो जैसे मैंने देखा 1 5 9 14 एंड 17, यही तो सारे नंबर है जो दोनों में से किसी एक सेट में, सीधे सीधे उनका एक सेट बना दिया, 1 5 9 14 एंड 17, क्वेश्चन हो गया डन। बढ़िया, दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। रिप्रेजेंट करना अपने को समझ आ गया, इस साइन से इसको करते हैं रिप्रेजेंट, डन। बढ़िया, नेक्स्ट बेटा अपने पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ नहीं है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कर रहे हैं अपन, सेट का नेगेशन कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि डेफिनेशन देखो, इफ ए इज अ सेट एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, ए सेट है, यू यूनिवर्सल सेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is set of all those element of U which are not in A, मतलब U के एलिमेंट जो A में ना हो। मतलब क्या हुआ समझना, वेन डायग्राम से समझाता हूं। मैंने कहा ये अपने पास है यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद कहा कि यहां पर कोई सेट A है। बढ़िया, ओके, चलो बात करते हैं आगे।
ये सेट ए अपने पास, ये सेट यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर लगा दो सी, ठीक, या फिर ए के ऊपर लगा दो डैश। दोनों ही किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट के कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के सब कुछ, उसको छोड़ के सब कुछ। अब सब कुछ की क्या डेफिनेशन है, सब कुछ को स्ट्रिक्ट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, उसके लिए अपन लगाते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आ गया, ए सेट आ गया। अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की बात, या फिर मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से दोनों ही सेम बात है। तो इसका मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब ये सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। करेक्ट। यानी कि सिंपली मैं ए डैश को क्या इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूं, कॉम्प्लीमेंट सेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सिंपली, है ना। यूनिवर्सल सेट माइनस ए मतलब वो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में थे, तो कौन से बच जाएंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं थे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो सिंपली सारे एलिमेंट ले लो उसको छोड़कर। अभी सिर्फ सेट ए पर नहीं जाएगा, वो किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट आप लगा सकते हो, किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। मतलब समझना मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं। लेट सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास यूनिवर्सल सेट था, ये मैंने बनाया सेट ए, ये अपन ने बनाया सेट बी, सेट ए सेट बी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इतना ही पोर्शन है, करेक्ट, इतना ही पोर्शन है। अगर मैं ए यूनियन बी की जगह मैं कर देता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मतलब अब इसे कंसीडर कर लो वो सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट, इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट, इसका मतलब ये सारा पोर्शन। तो ये सारा जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट अपन किसी का भी बना सकते हैं, यूनियन बी का बना सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का बना सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का बना सकते हैं। मतलब जो भी एक सेट बनाए फाइनल, जो अपने पास उसका कॉम्प्लीमेंट लगाओ, मतलब उस सेट को छोड़ के बाकी सब कुछ, बाकी पूरी दुनिया अपने लिए क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, यहां पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो अगर मैंने किया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब इसको ना बच्चा वेन डायग्राम से समझो, ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। वैसे तो कुछ बच्चों को समझ आ ही गया होगा कि सर इसमें है ही क्या, इतना सेट के बारे में पढ़ लिया है कि अब ये तो बहुत इजीली समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रहा है तो भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा सेट ए है, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, मैंने कहा ए यूनियन ए नॉट, यही हुआ, ए यूनियन ए नॉट बोलो या ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलो। ठीक है, तो पहले बात करता हूं एक ए वाला कौन सा पोर्शन है, ए वाला पोर्शन है ये सारा। ठीक है, इसके साथ यूनियन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट का। पहला पॉइंट तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। अगर ए को छोड़ के बाकी सब कुछ की बात करूं तो यही तो सारा पोर्शन है जो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ है, बिल्कुल है। और इन दोनों का यूनियन मैंने करा, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, यूनियन अपन पढ़ चुके हैं, दोनों में से किसी एक में हो, दोनों में से किसी के में एक में होने वाला कौन सा पोर्शन आ गया, ये पूरा पोर्शन आ गया। यानी कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है बेटा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। समझ आया। तो किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर अपन यूनियन करेंगे, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो क्लब क्या बन जाएगा, क्लब बन जाएगा बेटा यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट में बात करता हूं ये वाला पोर्शन, ये क्या बोल रहा है अपने पास, ये बोल रहा है ए का इंटरसेक्शन, ये बेटा इंटरसेक्शन है, पॉइंट बीच में बन रहा है, ए का इंटरसेक्शन करना है अपने को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अभी क्या बोलेगा, अगेन सेम चीज था अपने पास, वापस से फटाफट से ड्रॉ करते हैं। ये बनाया अपन ने यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर अपन ने बनाया सेट ए। बढ़िया, चलो ओके, सेट ए है, यूनिवर्सल सेट है, मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए कौन सा पोर्शन है, ए अपने पास ये पोर्शन है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर अपन कर रहे हैं इन दोनों के ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बेटा क्या कौन सा पोर्शन है, व्हाइट वाला अगर मैं बनना चाहूं तो कौन सा पोर्शन है जो दोनों में, येलो में और ग्रीन में कौन सा पोर्शन कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो कौन सा पोर्शन कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या कॉमन है, हवा कॉमन है। हवा कॉमन है, इसका मतलब रिजल्ट विल बी इक्वल टू फाई एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। समझ आया।
जब भी अपने पास इस तरह का हुआ कि आपने क्या किया, ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किया, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किया, तो रिजल्ट आया था यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आपने ए का इंटरसेक्शन कर दिया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आ गया, कुछ नहीं आया, हवा आ गई। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटा दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे अगेन अपन वेन डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। तो याद कर लेना, अगर यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट और यूनियन को कर दो इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करूं, सो दिस इज ए, अगेन कॉम्प्लीमेंट को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, तो ए पे आ गया और बी पे आ गया। जब होल पर था तो ए और बी पे सेपरेटली आ गया, और इंटरसेक्शन का कर दो यूनियन। दोनों चीजों का याद रखना, अगर यूनियन है और होल पे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया और यूनियन को इंटरसेक्शन किया। अगर इंटरसेक्शन है और होल पे और कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को किया डिस्ट्रीब्यूट और इंटरसेक्शन को किया यूनियन। समझ आया, याद करने का सिंपल तरीका, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट को करा ए पे कॉम्प्लीमेंट एंड बी पे कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में ना हो, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में ना हो। बेटा यूनिवर्सल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ना हो, है ही नहीं। इसका मतलब हर एलिमेंट तो यूनिवर्सल में है, यूनिवर्सल तो बहुत है भाई, उसके पास तो सब है। तो कुछ ऐसी चीज उसके पास ना हो, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हवा, मतलब फायर। समझ आ गया, मतलब फायर। अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो ऐसी चीज जो फाई के पास ना हो, तो फाई के पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास तो सब कुछ ही नहीं है। तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपने पास हो गई कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और एक और प्रॉपर्टी की बात करता हूं। लेट सपोज अगर मैंने कहा ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगेन मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा ए के खुद के इक्वल। क्यों, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं ऊपर वाले डैश हटा दूं, सिर्फ इसकी बात करूं तो वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वापस से क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो बाहर ना हो, मतलब ए के अंदर हो, यानी कि रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो ये अगेन नेगेटिव के नेगेटिव वाली बात हो गई कि किसी का नेगेटिव कर दो, उसका नेगेटिव करोगे तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा। सेम गोज विद दिस, किसी का कॉम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट किया तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा नंबर के इक्वल, खुद के इक्वल, सेट ए के इक्वल। क्लियर। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज अपने पास हो गई कॉम्प्लीमेंट की, और इस तरह से अपन ने यूनियन के जो है जितने भी ऑपरेशंस थे, सेट के जितने भी ऑपरेशंस थे, मेनली यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और साइमेट्रिक डिफरेंस, ये सारा कुछ अपन ने कर लिया है। डन। ओके, अगर इतना कुछ हो गया तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, एग्जांपल। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब सेट के बारे में बेसिक सारा हो गया, ऑपरेशन के बारे में सारा कुछ हो गया। अब एक दो एग्जांपल, दोनों क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को, इन ऑपरेशंस को अपन डन करते हैं। ठीक है, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और अपने साथ कोशिश करो, मेरे साथ स्टार्ट करो और हो सके तो सॉल्व भी कर दो। ठीक है, फिर आंसर मैच कराना लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल का मतलब, अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो टोटल जो यूनिवर्सल है इसके अंदर कितने बच्चे हैं अभी अपने लिए जिनको अपन कंसीडर कर सकते हैं, टोटल अपने पास है 600 बच्चे, है ना। इसे मैंने लिख दिया साइड में कहीं। बढ़िया, ओके। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी एंड 225 ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट है भाई, कोई कॉफी पीते हैं, कोई चाय पीते हैं। ठीक है, टी लवर, कॉफी लवर, दो तरह के बच्चे हैं। दोनों को मैंने सेग्रीगेट किया और दोनों के लिए अलग अलग सेट बनाया। एक सेट ऐसा कुछ बनाया, एक सेट ऐसा कुछ बनाया। दिखने में दोनों एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने माना कि ये जो सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफी को। ठीक है, बढ़िया, एक टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पास रेक्टेंगल यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोला, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू ड्रिंकिंग टी। अच्छा, ये पूरे जो हैं, ये पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं भाई टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 150 आया। अच्छा, ये पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 225 ड्रिंकिंग कॉफी, तो ये अपने पास होगा 225 ड्रिंकिंग कॉफी। समझ आया। अच्छा, 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, 2 सेट हो, 3 सेट हो, 5 सेट हो, आप हमेशा इनर मोस्ट से स्टार्ट करोगे और बाहर आओगे।
कभी भी बाहर से अंदर जाने की कोशिश मत करना, चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको सही क्वेश्चन करना है, इजी करना है, जल्दी करना है, तो हमेशा अंदर से स्टार्ट करो और बाहर तक आओ। अंदर से स्टार्ट करो मतलब सबसे पहले दोनों का कॉमन पोर्शन चेक करो। कॉमन पोर्शन कितना है दोनों का? 100 वर्ड ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, मतलब 100 लोग तो हैं जो दोनों पीते हैं, दोनों पीते तो सबसे पहले उसी को मार्क कर दो। तो ये अपने पास वो 100 लोग हो गए जो दोनों पीते हैं, मतलब टोटल, क्योंकि ये मुझे पता है इंटरसेक्शन दोनों पीते हैं, मतलब टी भी कॉफी भी, मतलब यही लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं, तो इनको मैंने बोल दिया। और कितने नंबर थे? 100, तो मैंने मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। अब मुझे बताना कितने बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते भाई और ना ही कॉफी, हो सकता है जूस पीते हो, नारियल पानी पीते हो, मुझे पता नहीं, बट इतना पता होना चाहिए कि चाय और कॉफी तो नहीं पीते, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले अंदर वाला लिखा 100। अब देखो टी कितने हैं टोटल जो टी पीते हैं? 150। 150 में से 100 वो आ गए अंदर वाले, तो ये जो पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन कितना है? ये हो गए 50, तभी तो टोटल 150 बन रहा है। 100 वो जो टी और कॉफी दोनों पी रहे, 50 वो जो सिर्फ टी पी रहे, मतलब ये जो पोर्शन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे बच्चों को, उन सारे स्टूडेंट को जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफी के हाथ तक नहीं लगाते। ये 100 कौन से बच्चे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, दोनों का मजा लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता कॉफी पीने वाले कितने थे? 225, जिसमें से 100 आ चुके हैं, तो बचे कितने लोग? बचे 125 लोग, वो बच्चे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, सिर्फ कॉफी, ओनली कॉफी, सिर्फ टी, ओनली टी, और ये बोथ, ठीक है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने? 600। मुझे क्या चाहिए? वो बच्चे जो दोनों में से कुछ ना पीते हो, ये बाहर वाले बच्चे, ठीक है। तो बाहर वाले कितने बच्चे बच जाएंगे? अपने पास बचेंगे, अंदर आ गया 50 प्लस 100 प्लस 125। ये सारे कौन से बच्चे हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो सिर्फ चाय पीते हैं या सिर्फ कॉफी पीते हैं या दोनों ही पी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और टोटल कितने बच्चे थे? 600। अगर इनमें से इन सबको मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो कौन से बच्चे बच जाएंगे? वो सारे बच्चे जो ना तो चाय के हाथ लगाते हैं ना ही कॉफी के हाथ लगाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो, दिस इज 600 माइनस 100, 150, 175, 275, 275। आंसर कितना आ रहा है अपने पास? 325। तो 325 वो बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ इतना पूछा था, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, तो आंसर अपने पास आ गया 325। बढ़िया। अच्छा, अगर इसकी जगह मेरे से पूछा था कितने बच्चे हैं जो सिर्फ चाय पीते, सिर्फ चाय यानी कि ओनली टी, तो आंसर कितना आता? भाई दिख रहा है मेरे को, ये सारे बच्चे यानी कि 50, ठीक है। अगर मेरे पास आता ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कितने बच्चे हैं? ये 125 बच्चे, तो आ जाता 125, ठीक है। अच्छा, मेरे से अगर आता कि एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ टी एंड कॉफी, तो कितने हो गए? एटलीस्ट वन, यानी कि दोनों भी पीते हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक पीने चाहिए। कम से कम एक पीने वाले कौन से हैं? यही तो है, 50 प्लस 100 प्लस 125। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया अपने पास 275। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो पता चल गया, ये क्वेश्चन पूछा तो पता चल गया, ये पता चल गया। अगर अपने से पूछा जाता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ओनली वन ड्रिंक, ओनली वन, या तो चाय या कॉफी, दोनों नहीं पीते हैं, दोनों में से कोई एक चीज पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो उस केस में आंसर आ जाएगा अपने पास 50 प्लस 125, दैट इज 175 फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ना क्वेश्चन मेरे से चाहे ये पूछा हो चाहे इनमें से कोई पूछा हो, फाइनली बहुत इजीली आंसर निकाल सकता है अगर मेरे को ये डायग्राम बनाना आता बनता है तो अगर डायग्राम आता है तो ये सारे तरह के क्वेश्चन ना अपन बहुत ही आसानी से और इजीली कर सकते हैं, कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब समझना, देखो अपने पास ना एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है जो अपने पास A यूनियन B के कार्डिनल नंबर यानी कि कितने एलिमेंट A यूनियन B के अंदर लाई करेंगे वो अपने को फाइंड करना हो। अब वो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास ना ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में दो सेट है, एक सेट A एक सेट B, ठीक है। अच्छा, अगर मैं
ए यूनियन बी की बात करता हूं, तो बच्चा ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो सारे एलिमेंट जो यहां पे लाई करे, यहां पे लाई करे और यहां पे लाई करे, यही रिक्वायर्ड है अपने को। बढ़िया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं मेरे को ना एन फाइंड करना है ए यूनियन बी का। एन फाइंड करना है मतलब मेरे को फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में टोटल जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे, अब समझते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए के सारे एलिमेंट्स को काउंट किया। जब अपन ने ए के एलिमेंट्स को काउंट किया तो अपन ने ये वाला पोर्शन काउंट कर लिया और ये वाला पोर्शन काउंट कर लिया। अब अपने को बस ये पोर्शन और चाहिए, करेक्ट। अच्छा, इसके लिए मैंने एन ऑफ बी भी काउंट कर लिया। जब एन ऑफ बी को ऐड करा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया, लेकिन गलती से क्या हो गया, ये वाला पोर्शन एक बार और आ गया, क्योंकि बी के अंदर तो ये है, ये मैंने सेट ए बोला, ये सेट बी बोला, तो बी के अंदर ये भी है। अब हुआ क्या, मेरे को तो येलो वाला पोर्शन है कि तीनों पॉइंट अपने को 1 टाइम्स चाहिए थे, यहां पे बीच वाला पोर्शन 2 बार आ गया, है ना। अब उसे जो 2 बार आए, जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसे कर देते सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट करते मतलब बेसिकली क्या चीज है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पूरा पोर्शन। और ये कौन सा है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो अपन ने पढ़ लिया है अच्छे से। तो एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा उसी को हटा दो, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये अपने पास बन जाता है सीधा सीधा फॉर्मूला ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड करना हो तो बस यहां से ट्रांसपोज कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर आ जाएगा इन कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया दोनों के कार्डिनल नंबर फाइंड करने का, ए यूनियन बी का भी, अगर जरूरत है तो ए इंटरसेक्शन बी का भी। समझ आया, एकदम सिंपल, बढ़िया। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक की जगह, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक की जगह 2 की जगह 3 सेट होते हैं। ये अपन ने बनाया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे अपन ने बनाया सेट ए, यहाँ बनाया सेट बी, और यहाँ अपन ने फॉर्म कर दिया सेट सी। तीनों का नेम देते हैं, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो अल्टीमेटली अपने को क्या चाहिए, सारा पोर्शन अपने को सिंगल सिंगल टाइम चाहिए, सारा सिंगल सिंगल टाइम चाहिए। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, अब कैलकुलेट करना पर स्टार्ट किया तो सबसे पहले यानी कि फाइंड जो करना है वो लिख लेता हूँ। मुझे चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करें। अच्छा बच्चा, तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने एन ए फाइंड किया। जब एन ए फाइंड किया तो क्या है अपने पास, ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया और ये पोर्शन आ गया, यही आया ए एन में। अच्छा, अब मैं अगर एन इसमें ऐड कर देता हूं बी, अगर बी ऐड करा तो अगेन ये अपने पास, ये अपने पास, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, इसमें ऐड कर देते अपन एन सी, और साथ में ऐड कर देते हैं इसके अंदर अपन एन, और अच्छा डी तो है नहीं, तो एन ऑफ सी भी अपन ने फाइंड कर लिया। 3 ही की बात करें क्योंकि, तो सी का बात किया तो अपन ने सी के लिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई कि बहुत सारी वैल्यूज है जो 2 बार काउंट हो गई, और एक वैल्यू ये भी हो गई जो 3 बार काउंट हो गई। ये 3 बार हो गया, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये तीनों तो करेक्ट है, चलो सिंगल सिंगल टाइम आ गया, लेकिन ये जो 2 बार आ गया वो भी तो सिंगल टाइम चाहिए था अपने को। तो क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा को हटाते हैं। इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए मैंने इसमें से माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट किया तो हुआ क्या, यहां से एक क्वेश्चन, एक अपने पास ये गायब हो गया, यहां से एक, यहां से भी एक गायब हो गया, हुआ एक। अगर अपन ने ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट किया तो यहां से 2 पॉइंट थे, गायब हो गया, 3 थे, गायब हो के 2 रह गया, ठीक है। अच्छा, इसमें से माइनस अभी कर देता हूं मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी किया अपन ने, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो ये वाला पोर्शन माइनस हो गया और ये पोर्शन माइनस हो गया, बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज जो बच रहा है, माइनस कर दिया अपन ने, ए सी कर दिया, ए बी कर दिया, तो अपन बी सी को भी इंटरसेक्ट के इंटरसेक्शन को भी माइनस कर देते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पोर्शन, यहां सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी खत्म और अपने पास ये भी खत्म। अब अपने पास ये सिंगल टाइम सिंगल 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 ये सब तो आ गया, लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गया, जो बीच वाला पोर्शन था जो तीनों में कॉमन था वो भी तो चाहिए, वो तो पूरा ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि यहां से यहां से यहां से 3 बार सबट्रैक्ट हो गया, जबकि अपने को 2 ही बार सबट्रैक्ट करना था, मतलब अपने पास एक एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट हो गया। अभी क्या करें, इसको वापस ऐड करना है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तीनों का ही तो कॉमन पोर्शन है और उस कॉमन पोर्शन को मैंने ऐड कर दिया। तो अब अपने पास वही रिक्वायर्ड आ गया, जितने व्हाइट डॉट्स थे जहां जहां पे थे उतने ही येलो पॉइंट्स वहीं वहीं पर आ गए, मतलब अपने को एक्चुअल में जो चाहिए था वो इस फॉर्मूले से बनके आ गया। तो यहां से अपने को मिला एन ऑफ, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आया? दिस इज अबाउट ऑल दिस। ठीक है, तो अपने पास दो सेट हो तो क्या करना है, तीन सेट हो तो क्या करना है, दोनों चीज अपने को क्लियर समझ आ गया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे काफी, ताकि थोड़ा और क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चन से पहले बेटा मैं एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा लास्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार, और जबरदस्ती में बच्चे फंसते हैं, जबकि होता हद आसान क्वेश्चन है, हद आसान क्वेश्चन। कैसे समझना, मैंने कहा सीधे सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा यार मेरे पास ना एक सेट ए है जिसका कार्डिनल नंबर मेरे को कुछ 10 गिवन है। ठीक है, अच्छा एक अपने पास सेट बी गिवन है और उसका कार्डिनल नंबर मेरे को गिवन है, लेट्स सपोज कुछ 25 गिवन है। ठीक है, ए बी दोनों का कार्डिनल नंबर मेरे को गिवन है 10 एंड 25। अब अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। एक चीज फाइंड करना है। अच्छा एक चीज अपने को फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? अगेन सेम एन ऑफ ए यूनियन बी की। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन पे भी आएंगे, पहले मैं यूनियन की बात करता हूं। ठीक है, अच्छा बच्चा, तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम की बात करता हूं। ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ए यूनियन बी क्या बोलता है? अभी अपन ने देखा था ए यूनियन बी जो था वो अपने पास किसके इक्वल था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो था, यही तो था, है ना? तो ये मैक्सिमम कब आएगा? ये मैक्सिमम आएगा जब मेरे को कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना करना पड़े, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ आए ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना आए मतलब दोनों जो सेट है वो क्या बन रहे हैं? डिसजॉइंट सेट है। ये अपन ने पढ़ा था। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। तो मुझे ये 5 चाहिए, तभी तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। तो 5 आएगा, इसका मतलब दोनों सेट जो बन रहे हैं वो डिसजॉइंट सेट बन रहे हैं। बात समझ आई? तो दोनों डिसजॉइंट सेट बन रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम आएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी के इक्वल। तो एन ए प्लस एन बी मतलब 10 प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 35। समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर, पढ़िए। अब मेरे को चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये मैक्सिमम आ जाए, जब ए इंटरसेक्शन बी के आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो मैं एक काम करता हूं, इतना करते हुए ही सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी, और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेता हूं किसकी? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी। तो मिनिमम वैल्यू तो अभी अभी मैंने देखा, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी? जब ये 0 हो गया था, मतलब मिनिमम 0 हो सकता है, तो इसका आंसर तो आ गया 0। बात हो गई खत्म। ठीक, बात हो गई खत्म। अब मेरे को चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू। ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये अपने आप में मैक्सिमम हो जाए, जब ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी वो समझना, यानी कि ये कब केस आएगा? ये दोनों केस सेम टाइम पे आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी मिनिमम जाएगा। तो दोनों केसेस सेम टाइम पे ट्रू होंगे, और वो कब बनेगा? जब ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर आ जाए, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए, तभी तो मैक्सिमम आ सकता है इंटरसेक्शन बी। और वो कितना आएगा? वो पूरा ए के बराबर आएगा, यानी कितना आएगा? वो 10 के बराबर आएगा। तो ये तो हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो गया तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ये अपने पास हो जाएगा 10 प्लस 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25। ये अपने पास आ गया। तो इस तरीके से अपन ने ए यूनियन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करी, और ए इंटरसेक्शन बी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करी। और ये करते हुए अपन ने क्या नोटिस किया कि ये जब अपने पास ए यूनियन बी मिनिमम कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होता है। तो इन दोनों का क्लब बना। और ये मैक्सिमम कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्टली समझते हैं और लिख लेते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए यूनियन बी, और एक अपन बात करें ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा यहां से मैं बात कर रहा हूं, टेबल बना लेना। अपन ने बना मैक्सिमम वैल्यू, और एक अपन बात कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू की। अभी तक जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं जहां पे मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, इस बात को क्लियर दिमाग में रखना कि अभी मैं यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया हूं, यानी कि यहां पे यूनिवर्सल सेट नहीं है तब मैं बात कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट आएगा तो मिनिमम मैक्सिमम बदलेगा, क्या चेंजेस आएंगे वो बात करेंगे, लेकिन अभी तक यूनिवर्सल सेट का कोई मतलब यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस दो सेट दे रखे हैं, ए
कार्डिनल नंबर दे रखा है, बी कार्डिनल नंबर दे रखा है, लिख लेता हूं मैं। तो मैंने लिख लिया, अगर ए जो था उसका कार्डिनल नंबर मान लेता हूं मैं, लेट सपोज 35, सीधे एग्जांपल से बात कर रहा हूं, और बी का मैं कार्डिनल नंबर मान लेता हूं लेट सपोज 15, ठीक है। अब मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली चीज तो क्या समझ आता है कि जब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, जब ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम आए, पहली बात। दूसरी चीज, ए यूनियन बी मिनिमम कब आएगा, जब ए इंटरसेक्शन बी, ए इसको ठीक करो, ये अपने पास है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी मैक्सिमम कब, जब इंटरसेक्शन आए मिनिमम, मिनिमम कब, जब इंटरसेक्शन है मैक्सिमम। तो ये बात तो अपने को समझ आ गई। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या बना अपने पास, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ध्यान रखना ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कब, जब ये मिनिमम आए। ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है 0, जब दोनों डिसजॉइंट सेट बने। समझ आया, दोनों डिसजॉइंट सेट बन गए तो 0 आ गया। जब ये 0 आएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, वो अपने पास आएगा 35 + 15 विच इज इक्वल टू 50। क्लियर। अच्छा, अब बात करता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू की। ये मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम बने। और ये मैक्सिमम कब बनेगा, ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा हो। और वो किसके इक्वल आएगा, जब मेरे पास बी सेट जो है वो ए का सबसेट बने, और बी ए का सबसेट है जब मेरे पास, तो इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा। और वो कितना है, वो है 15। तो ये अपने पास आ रहा है 15, और ये 15 है, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 35। बस इतना। क्लियर। तो अपने को यहां से समझ आना चाहिए यूनियन ए यूनियन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और ये मेरे को ग्राफ से, ये यहां से इस एग्जांपल से समझ आ रहा है कि जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, और जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है। ठीक है। दूसरी चीज क्या समझ आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होता है, जब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली लाई करता है, मतलब सबसेट वाला केस। ये मिनिमम कब होता है, ये अपने पास इंटरसेक्शन बी मिनिमम कब होता है, जब दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो, दोनों अलग अलग हो। इसका आंसर तो 0 था, दोनों अपने पास अलग अलग सेट हो, डिसजॉइंट सेट हो। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। तो यहां से अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मैं इसको m और n के फॉर्म में लिखूं तो भी मैं बता सकता हूं। लेट सपोज मैंने इसका जनरल फॉर्मूला देखने की कोशिश करूं, ऑल्दो याद करने की जरूरत पड़ती नहीं, बट अगर करना हो तो मैंने बोला लेट सपोज ये अपने पास m या फिर ये अपने पास p है, ये अपने पास k है। ठीक है, इसकी वैल्यू p आ रही है, इसकी वैल्यू k आ रही है, इसकी वैल्यू p आ रही है। ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू जाती है p प्लस k। ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑफ p एंड k। तो p और k में से जो भी मैक्सिमम है, p और k में से जो भी मैक्सिमम है वो a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू है। जैसे यहां देखूं मैं 35 और 15, मैक्सिमम कौन सा है 35, तो वही अपने पास a यूनियन b की आ गई थी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बन रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला, a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू p प्लस k, मिनिमम वैल्यू p और k में से जो मैक्सिमम है वो मेरे को देगा a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं। इंटरसेक्शन में मिनिमम क्या रहेगा, हमेशा 0। मिनिमम क्या रहेगा, हमेशा जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, नोट लेना, नोट बना के लिख लेना, जब यूनिवर्सल सेट नहीं है तब तक की बात कर रहा हूं। बढ़िया। अच्छा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मिनिमम ऑफ p एंड k, और p और k में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे a इंटरसेक्शन b की मैक्सिमम वैल्यू देगा। अभी देखो 35 और 15 दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 35 और 15, तो आंसर इज 50। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अब इसके लिए मैं सीधे सीधे एक एग्जांपल और देख लेता हूं ताकि क्लियरली आप रिलेट कर सको। ठीक है। तो क्या देखा था अपन ने, क्या क्या चाहिए था, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को और एक अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है। मेरे को दे रखा है भाई एन ए जो दे रखा है, लेट सपोज वो गिवन है मेरे को 20, और एन बी अपने को जो दे रखा है, लेट सपोज दे रखा है मेरे को 170, बड़ी वैल्यू देती है 170। ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दोनों का सम। हमेशा वो पढ़ा था अपन ने, क्या देखा, किसके इक्वल होती है, p प्लस k के इक्वल। तो p प्लस k के इक्वल दोनों का सम, तो आंसर आ जाएगा 190। क्वेश्चन खत्म। ठीक। मिनिमम क्या होती है, वो अपन ने देखा था मैक्सिमम ऑफ p एंड k, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है कौन सा है, 170, तो आंसर आ गया 170। क्वेश्चन डन।
इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम तो सीधे सीधे 0 पुट कर दो, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, P और K में से दोनों में से जो मिनिमम हो, दोनों में से जो मिनिमम हो, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 20 और 170 में से 20, तो आंसर आ गया 20। तो अपन ने इजीली A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर ली जब तक कि यूनिवर्सल सेट नहीं इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। अब मैं एक बार ना यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं, ठीक है। अब वो कैसे समझना, ओके मैंने कहा कि यार एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर 20 है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है। अच्छा, एक दूसरा सेट B दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट सपोज 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, और यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब बॉस सेट, और ये कितना है, लेट्स ब्रह्मांड है ना, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास कितना है, इसका मेरे को कार्डिनल नंबर लेट सपोज दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, ठीक। अब मैं अगेन बात करता हूं, दो चार चीजें जो अपन ने बात की थी, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, इनका मुझे क्या क्या चाहिए, इनका मुझे चाहिए एक तो मिनिमम वैल्यू, क्या क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, और एक क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम वैल्यू। शुरू करें, चलो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले चल रहा था अभी भी वही चलेगा। क्या चलेगा, दोनों में से जो अपने पास लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू कौन सी, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, A और B में से 35, तो आंसर आया 35। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, फॉर्मूला अपन ने लिखा मैक्सिमम ऑफ P एंड K। अगर ये मेरे पास था लेट सपोज P और ये अपने पास था लेट सपोज K, तो मैक्सिमम ऑफ P एंड K जो 35 एज इट इज विदाउट एनी चेंज, बढ़िया। अच्छा, अब मैं इसकी बात करता हूं मैक्सिमम वैल्यू की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा n ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मांड आ गया मतलब खत्म है, इसके बाहर दुनिया खत्म है। तो A और B के लिए ब्रह्मांड यूनिवर्सल ही है। यूनिवर्सल कितना है, 50 है, यूनिवर्सल कितना है 50, जबकि इन दोनों का मैं सम चेक करता तो मेरे पास 55 आता। अगर यूनिवर्सल नहीं रहा होता तो अपन क्या करते, मैक्सिमम वैल्यू के लिए P प्लस K, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, तो P प्लस K करते तो अपने पास 55 आता। 55 की परमिशन ही यूनिवर्सल ने नहीं दी। क्यों, यूनिवर्सल कह रहा है मेरे पास तो टोटल सीट्स ही 50 है, तुम 55 चाहिए, मुझे पता नहीं, एडजस्ट करो। तो मैक्सिमम कितना आएगा, इतना, यानी कि अपने पास कितना आ गया, आंसर कितना आया, 50 आ रहा है। तो आंसर तो आ गया 50, और लॉजिक क्या बना, n ऑफ u, ठीक है, ओके। एक, लेकिन इसमें भी एक लॉजिक बनेगा और उसको मैं बाद में बात करूंगा, अभी तक यहां की बात करता हूं। अच्छा, A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं, मिनिमम वैल्यू में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा बताता हूं, ठीक है। पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं, मुझे पता है ये मैक्सिमम कब आता है, जब ये मिनिमम आता है। ये मिनिमम कब आता है, जब सेट ओवरलैप्ड हो, यानी कि सबसेट बन रहा हो, और सबसेट में मैक्सिमम आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा 20, यानी कि अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है मिनिमम ऑफ P, K, जो पहले तक था अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। चेंज आ रहा है बस यहां पर और यहां पर, ये दोनों सेम थे, चेंज आ रहा है यहां पर और यहां पर। ये कितना आ रहा है 50, अब ये कितना आएगा, अब आप समझना कैसे। मैंने कहा यार यूनिवर्सल में तो अपने पास 50 है, यूनिवर्सल में 50, पूरे में 50 है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि कुछ सेट्स होंगे जिनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जो कंपल्सरीली ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। ये अपने पास 50, ये अपने पास 35, ये अपने पास 50, टोटल 15, 35, 50, 35 एंड 20, ये अपने पास 35, ये 20, टोटल 55। अच्छा, यूनिवर्सल के पास कितना है 50, तो बचे 5 लोग, तो उनको एडजस्ट करना ही है, तो ये अपने पास 5 आ गया आंसर, ठीक है। ये अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब दिस इज बेसिकली n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ यूनिवर्सल, जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने पास आ गया। तो n ऑफ A प्लस B कितना आया 55, माइनस यूनिवर्सल किया तो कितना रिजल्ट आ रहा है 5, तो आंसर इज 5। क्लियर। ये कब आया, जब अपने पास यूनिवर्सल सेट गिवन हो, तो मैं इसके लिए एक लॉजिक बना देता हूं और यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए और हर बार अपन वही चीज यूज करा करें। ये तो अपन ने साइड में कर दिया इस चीज को। अब अपन अपने वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लिखते हैं, फॉर्मूला किस किस के लिए चाहिए, n ऑफ A यूनियन B के लिए, n ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए, ठीक है। यहां से अपन ने बनाया, ये अपने को चाहिए, एक चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, एक अपने को चाहिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
मैक्सिमम क्या बनता है ए यूनियन बी का? मैक्सिमम क्या बनता है ए यूनियन बी का? हमेशा एन ऑफ यूनिवर्सल। लेकिन यहां पे भी एक केस कंपलसरी है, वो मैं बताऊंगा अभी, एन ऑफ यूनिवर्सल जो अभी हुआ था। अच्छा, जब ये मैक्सिमम था तो इंटरसेक्शन भी मिनिमम था, जब ये मैक्सिमम था इंटरसेक्शन भी मिनिमम था, ठीक है। और वो कितना बनेगा? वो अपने पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये अपने पास आ गया मैक्सिमम। अभी ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा? मिनिमम में कोई चेंज नहीं आया था, वो एज इट इज रहा था, मैक्सिमम ऑफ पी एन के। और मिनिमम में इसके मिनिमम, इसके मैक्सिमम में, ए इंटरसेक्शन बी के मैक्सिमम में भी कोई चेंज नहीं आया था, वो भी एज इट इज था, मैक्सिमम में एज इट इज था, यानी कि मिनिमम ऑफ पी कॉमा के। देखिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा था एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन अपने पास है जब अपने पास एन ऑफ यू जो है, एन ऑफ यू जो है वो स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है? एन ए प्लस एन बी से, है ना। ये होना जरूरी है। अगर यूनिवर्सल बड़ा है, लेट सपोज यहां पे मेरे पास 500 सीट होती तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि ए यूनियन भी बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले जैसा चल रहा होता, कोई चेंज नहीं आता। तो पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा? जब यूनिवर्सल नहीं था तो अपन ने फॉर्मूला देखा, कैसे क्वेश्चन करना है, कर लिया, ठीक है। जब यूनिवर्सल इंट्रोड्यूस हुआ तो भी अपने को ध्यान रखना बच्चा कि यूनिवर्सल सेट ए और बी के एडिशन से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह करो, यूनिवर्सल को साइड में हटा दो, भूल जाओ, क्योंकि वो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेगा, ना ही अपने रिजल्ट में कोई रिफ्लेक्शन लाएगा, ठीक है। अगर वो उससे छोटा है, यानी कि ये केस अपने पास बनता है, तो उस केस में अपन करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये सारी प्रोसेस। क्लियर? तो आई होप यहां तक आप सबको अब कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर होगा सबको। और ये चैप्टर अपना ना कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, मस्त रहो, मजे करो और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो भाई, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। मार्केट में भी जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, पैंडेमिक है, ये है, वो है, आपने अपनी पढ़ाई से फोकस नहीं मिटाना है। तो फोकस रहो, पढ़ते रहो। कोई डाउट्स है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट करो, विल सॉल्व द डाउट। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा।